दोस्तों, आपका अपना टेक्स्ट बुक का सपनों का सफरनामा का यह जो सिलसिला है, आज हम लोग पटना से निकले हैं मोतिहारी के लिए, जहां पे एक ऐसे बच्चे से हम लोग आपको मिलवाएंगे जिनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं उसकी जो यात्रा है, उसकी जो जर्नी है, वो आपकी यात्रा से मिलती जुलती जर्नी है। पढ़ाई प्लस टाइपिंग दोनों का मेरा टेबल यही है। बहुत टाइम गुजारे इस टेबल पे। पिताजी का भी सिलेक्शन टाइपिंग में नहीं हुआ तो कभी डर लगता है? दोस्तों, हमारे इस सपनों के सफरनामा में आइए हम लोग सौरभ जी से मिलते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वंस अगेन अपना थोड़ा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है। मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने सीजीएल प्री 2 बार निकाला है। तो आपने क्लास 10th के बाद आईआईटी की तैयारी करी? जी सर। आईआईटी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं। देन आफ्टर ग्रेजुएशन किया? जी। तो ये जो जनरल कंपटीशन की लाइन में आप आए, वो कब आए? सर देखिए, जैसे मैंने 12th कंप्लीट किया उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था और उस टाइम ऐसा माहौल बन गया था कि बहुत सारे इंजीनियर्स और जो टेक्निकल प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे उन लोगों को फायर किया जा रहा था। तो उस टाइम पे एक ऐसा माहौल बना था कि मतलब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी था ये सब कॉर्पोरेट फील्ड में या टेक्निकल जॉब्स में, प्राइवेट जॉब्स में। तो इसीलिए सर उस टाइम पे घर पे भी पापा भी बताए और सब लोग मिल के बताए कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब का ही प्रिपरेशन सही है। अलग अलग एस्पिरेंट्स अपने जोन के हिसाब से अपना कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं। कोई डेडिकेटेडली एसएससी की करता है, कोई डेडिकेटेडली रेलवे की करता है, कोई डेडिकेटेडली बैंकिंग की करता है। तो आपका क्या था? सर मैंने जब स्टार्ट किया जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन तो मैंने रिसर्च किया था, तो उसमें निकल करके सामने आया कि एसएससी एक ऐसा फील्ड था जिसमें कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी और मेरी 12th तक की जो पढ़ाई थी वो इंग्लिश से हो रही सीबीएसई से हुई थी। क्योंकि सीबीएसई से थी तो मेरी इंग्लिश स्ट्रांग थी, ये भी एक पॉइंट था। और 135 मार्क्स का होता है मेंस में इंग्लिश। और उसके बाद से और सबसे के मुकाबले इसमें जो है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। मंत्रालय सब में जॉब वगैरह है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। ये सब यही सब रीज़न था। और मेरा जो पढ़ाई था अभी तक का, मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था और इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने इसको प्रेफरेंस में पहले रखा था। हमें जानकारी मिली है कि आपके पिताजी भी 1995 में एसएससी की परीक्षा में बैठ चुके हैं। तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि पिताजी ने कहा इसीलिए? पिताजी भी एसएससी में थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं कर पाए एसएससी तो हमारा पुत्र एसएससी करेगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने खुद डिसाइड किया था। पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है एसएससी की प्रिपरेशन करने के दौरान। सब सिलेबस वगैरह सब देख के उसके बाद तब डिसाइड किए थे, ऐसे अचानक से नहीं डिसाइड किए थे। हमें ये भी जानकारी मिली है कि आपको ऑफर मिला था कि क्या करना है, नौकरी की तैयारी करनी है या फिर बिजनेस करना है। तो आपने बिजनेस को छोड़ करके नौकरी को चुना, ऐसा क्यों? सर नौकरी एक स्टेबल लाइफ देती है और बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव होता है और आजकल के का जो कंडीशन है उसमें बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं है। तो इस कारण से सर स्टेबिलिटी को प्रेफरेंस देने के लिए फिर, क्योंकि मैंने देखा है कि पापा जैसे बिजनेसमैन है तो कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो मम्मी का एक गवर्नमेंट जॉब है तो वो एक स्टेबल इनकम आते रहता है घर में, इसलिए सर मैंने सोचा कि जॉब बेटर है। मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, वो एक स्कूल में हेडमास्टर हैं। सर एसएससी में मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं बट मैं 2 एग्ज़ाम को मेन टारगेट करता हूँ, वो है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल। क्योंकि सर इसमें है कि बस प्री और मेंस होता है और जैसे बाकी सारे एग्ज़ाम है, जैसे स्टेनो का एग्ज़ाम है तो उसमें शॉर्ट हैंड आना चाहिए और सीपीओ वगैरह है तो उसमें फिजिकल या फिर दिल्ली पुलिस बहुत तगड़ी। हाँ, दिल्ली पुलिस वगैरह में फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है सर, इसलिए मैं सीजीएल और सीएचएसएल ये दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन करता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस एसएससी सीजीएल के बारे में आपने बताया और आपने बताया कि एक एसएससी सीएचएसएल मेनली इन 2 एग्जाम्स को आप टारगेट करते हैं, तो इन 2 एग्जाम्स के प्रिपरेशन के बारे में हमें बताइए कि आप इनकी जो तैयारियां करते हैं वो कैसे करते हैं? सर मेरा प्रिपरेशन करने का पहले तो मैंने ऑनलाइन वीडियोस से स्टार्ट किया था। ऑनलाइन वीडियोस कंप्लीट करके, कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा था मेन रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। मैंने रिवीजन दिया था और मॉक टेस्ट लगाए थे। जैसे मेंस हर बार प्री क्लियर हो रहा है अपना, लेकिन मेंस नहीं क्लियर हो रहा है, उसका क्या रीज़न बन रहा है? क्या सिर्फ कट ऑफ एक रीज़न है या फिर अपनी मेहनत में भी कुछ ना कुछ लग रहा है कि कुछ कमी रह जा रही है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है मेरी।
इंग्लिश और जीके और रीजनिंग में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैथ्स मेरा कहीं ना कहीं सीजीएल में कम रह गया था, जिसको इम्प्रूव किया मैंने सीएचएसएल तक, तो उसमें मेरा काफ़ी बेटर था। मेरा सीजीएल में 68 मार्क्स थे मैथ्स में, और मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, मैथ्स पे ज़्यादा फोकस किया, तो इसमें सीएचएसएल में 90 मार्क्स थे। तो आपका ये जो अभी तक का जर्नी रहा है, जब से आपने स्टार्ट किया है, इसमें आपका कोई एक बेस्ट मोमेंट क्या रहा अभी तक, और आपका एक वर्स्ट मोमेंट क्या रहा अभी तक? सर बेस्ट मोमेंट तो जब फर्स्ट टाइम सीपीओ का प्री निकला था वही था, क्योंकि उससे पहले आज तक कोई कंपटीशन में कोई एग्ज़ाम नहीं निकला था, तो वो खुशी ही अलग थी सर। जो फर्स्ट टाइम प्री निकला था तो वही बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी कि किसी एग्ज़ाम का प्री निकला है। और वर्स्ट मोमेंट सर ये कंप्यूटर में जो डिस्क्वालीफाई हुआ इस बार, सो इस बार मेरे को पूरा यकीन था कि जैसे मॉक टेस्ट भी दे रहे थे मेंस से पहले, तो उसमें सब में कट ऑफ क्लियर हो रहा था, अच्छा स्कोर, तो मुझे लग रहा था कि इस बार हो जाएगा, बट वो कंप्यूटर की वजह से रह गया। तो यही वर्स्ट पीरियड लास्ट 2 मंथ पहले ही हुआ था। या अभी तक का जो आपका जर्नी रहा है, अभी तक के जर्नी में सबसे क्रिटिकल सपोर्ट आपको किसका लगता है? अपना खुद का मोटिवेशन या कोई और? नहीं सर, मेरे पापा का सपोर्ट और गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि हार्डवर्क तो करते ही हैं, बट वो जो गाइडेंस देते हैं कि इस सब्जेक्ट, क्योंकि वो खुद एसएससी का प्रिपरेशन कर चुके हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और उनका गाइडेंस बहुत हेल्प करता है जी। किस तरीके की बातचीत होती है पिताजी के साथ? सर मेरी मम्मी परेशान हो जाती थी कि जब भी कॉल करते थे तो वो पूछते थे सबसे पहले कि आज टेक्स्ट बुक का मॉक दिया कि नहीं दिया है। इस चीज में मम्मी क्यों परेशान हो रही है? मम्मी खाने के लिए पूछना चाहती थी, और कोई बात पूछना चाहती थी, और खाना का बात ही नहीं हो रहा है। पापा कॉल ले लेते थे और सबसे पहले पूछते थे मॉक में आज कितना स्कोर आया, कहाँ कमी रह गया है, उसको इम्प्रूव करो, बहुत गाइड करते थे। तो सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस मिल रहा है? ये प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर सरकारी नौकरी का कैसा माहौल है? हाँ, इसमें भी मात्रा अच्छी खासी है जो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी का एक अलग रेपुटेशन है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, इसलिए मात्रा तो है सर। लगभग 60%, अगर 100% बच्चा है तो 60% तो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहा है। तो सरकारी नौकरी में एक बहुत बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कहीं बाहर चले जाएंगे, तो आपके माता पिता ने आपको इतना समय दिया है, फिर आप अपने माता पिता को समय नहीं दे पाएंगे, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा जितना से जितना अच्छा रैंक आ जाए, ताकि घर के पास में हाँ, मिल जाए। ये अच्छा है ताकि जो कंट्रीब्यूशन उनका आपके लाइफ में रहा है तो कुछ आप भी उनके लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। अच्छा, पढ़ाई कहाँ यहीं रह के करिए? सरकारी नौकरी की पढ़ाई मतलब प्रिपरेशन जो है? नहीं सर, वो तो पटना रह के पटना रह के हॉस्टल में? नहीं, हॉस्टल में पीजी था। पीजी में रहते थे जी। तो वहाँ पे किस तरीके का संघर्ष रहा है? वहाँ पे सर अलग तरह का संघर्ष रहता है, खाना के लिए भी जाना पड़ता है बाहर खाना खाने। मेस में खाते थे? मेस में खाते थे, और बहुत सारा संघर्ष होता है, हर एक चीज़ खुद से करना पड़ता है, कपड़ा धोना, खाना खाना, उसके बाद कभी अच्छा खाना नहीं मिले तो खाना बनाना भी पड़ता है। बिल्कुल। और वहाँ तो सर बहुत संघर्ष है। घर पे काफ़ी आसानी होती है, लेकिन बाहर में रह के तो संघर्ष है। लाइब्रेरी में पढ़ना ज़्यादा सही है या फिर रूम पे बैठ के पढ़ना ज़्यादा सही है? या फिर हॉस्टल में? या फिर हॉस्टल के रूम पे बैठ के पढ़ना ज़्यादा सही है? सर मेरे हिसाब से तो लाइब्रेरी सही है, क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं एक साथ, और आपका टाइम फिक्स हो जाता है। आप रूम पे जैसे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़े, उसके बाद लेट गए, सो गए, ये हो जाता है। लेकिन लाइब्रेरी में रहता है कि आप अगर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक है तो वो आपको जाना ही है, आपका एक काम बन जाता है वो। तो इस वजह से मेरे हिसाब से तो लाइब्रेरी बेटर है। बट वहाँ डिस्ट्रैक्शन भी आ सकता है? यस सर, डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, बट वो तो फोकस करना पड़ेगा आपको खुद से। जी। टाइपिंग शब्द सुनते ही सबसे पहली चीज़ जो ध्यान आती है कि आपके पिताजी का जो फाइनल सिलेक्शन था वो टाइपिंग के कारण नहीं हो पाया था, तो क्या वो टाइपिंग का जो फियरनेस है, चूँकि आपके पिताजी कहीं ना कहीं आपसे एक ओल्डर जनरेशन के थे, उनका फाइनल सिलेक्शन टाइपिंग के कारण नहीं हो पाया, तो क्या वो डर आज भी है या आपने प्रैक्टिस के माध्यम से उस डर को दूर करने का प्रयास किया है? सर टाइपिंग के लिए स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था जब 2024 का प्रिपरेशन कर रहे थे, बट अब उतना डर नहीं लगता है, क्योंकि टाइपिंग स्पीड मेरी बन गई है लगभग 40 वर्ड पर मिनट के आसपास, तो अब ठीक है। स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता था कि कहीं पूरा सिलेक्शन हो जाए और टाइपिंग की वजह से नहीं रुक जाए, लेकिन फिर बाद में जब स्पीड आया तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, टाइपिंग तो क्लियर किया जा सकता है प्रैक्टिस से। और जब बहुत प्रैक्टिस हो गई, जब आप एग्जाम में जैसे 25 वर्ड पर मिनट या 27 वर्ड पर मिनट चाहिए, तो अगर आपका स्पीड 30-32 जा रहा है
तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ हो जाएगा। कहते हैं कि कोई एस्पिरेंट यदि अगर तैयारी कर रहा हो तो केवल वो एस्पिरेंट तैयारी नहीं कर रहा होता है, पूरी फैमिली तैयारी कर रही होती है। आप एस्पिरेंट होते हैं तो पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही होती है, टाइम से खाना देना, टाइम से पानी देना, आपको मोरल सपोर्ट करना, आपके ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड ना देना। तो ये वाला सपोर्ट आपको फैमिली में किस तरह से मिला? आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी तैयारियों में है अलग अलग तरह की, या फिर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ स्मूथ है? नहीं सर, बहुत सारे स्ट्रगल फैमिली मेम्बर्स करते हैं। और मेरे लिए मेरे घर पे जैसे कि कोई नहीं रहता है सामान लाने वाला, तो मेरी मम्मी जाती है, मेरी मम्मी घर का सब काम करती है, उसके बाद से स्कूल भी जाती है, और उसके बाद से सब्जी लाने से लेके किराना सामान सब वो मैनेज करती है। हमको नहीं जाने देती है कि हम बैठ के पढ़ सके, तो बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। मेरे पापा बहुत गाइड करते हैं, तो फैमिली का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे वहाँ पे हम लोग जब गए थे तो देखा कि इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हमको एक कंपटीशन का लेवल भी दिख रहा होता है। एक कंपटीशन का लेवल तो हमें ऑनलाइन दिख रहा है कि इतने सारे बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, दूसरा लेवल दिख रहा है कि रोड पे हर एक कदम पे एक बच्चा चल रहा है। तो वहाँ पे देख के फिर कैसा लगता था कि भाई किस तरीके का कॉन्फिडेंस तेरे अंदर जागता था, या फिर ऐसा कभी लगा कि मैं कर पाऊंगा इस चीज़ को? सर ये स्टार्टिंग में जाइएगा तो देख के लगता है कि हाँ हर एक बच्चा, इतनी भीड़ है उस एरिया पे कि मतलब, और हर कोई लगभग जनरल कंपटीशन का ही तैयारी करता है। तो स्टार्टिंग में लगता है बहुत सारा कि हाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसमें मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद से फिर आप मॉक लगाते हो, आपका सिलेबस कंप्लीट करते हो, उसके बाद से जब रैंक आने लगता है तो फिर लगता है कि भीड़ तो बस भीड़ है, रियल कंपटीशन तो कुछ ही लोगों में है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तब आता है जब कॉन्फिडेंस आता है, जब मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, जब तू मॉक लगाता था तो मॉक टेस्ट एनालिसिस करता था, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? मॉक लगाने जितना इम्पोर्टेंट ही मॉक का एनालिसिस करना है। एनालिसिस किए बिना तो कितना टाइम मॉक लगाने को देते थे और कितना टाइम हम एनालिसिस को देते थे? जैसे अगर प्री की बात करें तो 1 घंटे का मॉक्स होता है। तो 1 घंटे का मॉक होता है तो लगभग आपको आधे घंटे से 40 मिनट कम से कम एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि जीके वगैरह तो आप मतलब चलो देख लोगे कि हाँ एक बार में आंसर्स क्या है उसको, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन जो आपके फंस रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन आपने बना भी लिए और टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसको टैकल करना कि इसमें टाइम जो एवरेज टाइम होता है उससे ज़्यादा मेरे को लग रहा है, तो उसको भी टैकल करना पड़ता है कि आगे चल के उसको कम टाइम लगे। तो आप हमें ये बताइए कि इतने सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए कैसे सौरभ के साथ हमेशा आप खड़ी रह पाती है, कैसे मैनेज करती हैं चीज़ों को? सर वो जब उसका जब चॉइस है कि हम उसी में मतलब वही हम करें, तो हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि बच्चा जो चाहता है वो उसमें उसको इंटरेस्ट है तो वो अपना वो आगे देख सकता है। तो हम लोग उसको पूरा सपोर्ट करते हैं कि तुमको जो चीज़ अच्छा लगे तुम वही करो, हम लोग पीछे से पूरा सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात। और हम लोगों को ऐसा जानकारी भी मिला कि सौरभ के दादाजी भी शिक्षक थे और सौरभ जी के दादाजी के पिताजी यानी कि सौरभ जी के परदादा वो भी शिक्षक थे। वो चाहते थे कि मेरी बहू मेरा विरासत संभाले, क्योंकि उनका दोनों लड़का टीचर बनना चाहते नहीं थे। तो जब ऐसा मौका आया तो वो बोले कि मेरी बहू मेरा विरासत संभालेगी। चलिए, और अच्छा है। आपको भी इंटरेस्ट था इस चीज में? जी, आपको भी टीचर बनना था? जी। आपके जो भाई हैं वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ गई। आपको ये नहीं लगा पहले एसएससी क्लियर कर लिया जाए उसके बाद फिर मैं यूपीएससी करने की कोशिश करूं? नहीं, मेरा ये था कि मुझे शुरू से यूपीएससी करना था, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो सब भी बोलते हैं कि बहुत टफ है, बहुत लंबा सिलेबस है, बट मेरे लिए वो बहुत फ्रेंडली है क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट्स है वो मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। सोशल साइंस? हाँ, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट्स है वो मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। और रही बात एसएससी की, तो इसमें आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने इसलिए यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की तरफ अपना रुझान रखा। तो सर आज आपको उस डिसीजन को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ रिग्रेट है कि एकदम हमको लगा रहना चाहिए था जब तक एज था हमको, इसीलिए हम सौरभ को बार बार कहते हैं लगे रहो कि मेरे जैसा गलती मत कर, लगे रहो, होगा। जीएल का एसएससी में अगर करना है तो ऐसे तो होगा नहीं। पहले जो है कोई टेस्ट बुक जिसका भी तुमको इच्छा हो अपना मॉक टेस्ट लगाओ, जितना ही मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही अच्छा होगा। और उसमें अपना पोजीशन देखो कितना नंबर आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो उसको शुरू में जो है आपके अथी पर उसको 90 नंबर मात्रा आया था
पहला अगर उसने टेस्ट दिया था तो दिया पहले था, टेस्ट में उसके हाँ 90 आए। 90 आए थे ना। आपने जब सुना तो आपको कैसा हाँ, लगा? नहीं था, हम कहता हूँ इससे तो कभी होने वाला नहीं है। कम से कम 150 से ऊपर जाओ रहेगा। तब जा करके जो है कुछ सोचा जा सकता है। देखो मैं जब पढ़ता था तो मेरे को भी मन करता था कि ये आ गया मैं इसको भी पढ़ लूँ, ये आ गया मैं इसको भी पढ़ लूँ। तो इसका ये रिजल्ट होता था कि मुझे नॉलेज तो हो जाती थी, लेकिन जब एग्जाम में मैं बैठ रहा हूँ तो वो चीज़ें मेरे को याद नहीं आ रही हैं। तो वो इस तरीके से किस तरीके से आप गाइड एसएससी में जो है ना, जितना आप रिवीजन कीजिएगा, जितना मॉक टेस्ट दीजिएगा, उतना ही ज़्यादा आपको जो है फायदा होगा। ठीक है, एक बार जब कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिवीजन जितना कीजिएगा उतना ही आपको फायदा होगा। अगर रिवीजन आप नहीं कीजिएगा, नया नया चीज़ अगर पढ़ते रहिएगा, तब तो आप भटक जाइएगा निश्चित रूप से। एसएससी के बारे में बचपन से बताते रहे होंगे। आज भी मेरे पास उसका रिजल्ट का रोजगार समाचार में जो है मेरा रिजल्ट का रोल नंबर था, एडमिट कार्ड था, आज भी उसको हम रखे हुए हैं। उसको रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सपनों का सफरनामा प्रोजेक्ट। एंड आप सभी को, पूरी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मिल करके, बातचीत करके, आपके मोतिहारी आकर के, मोतिहारी के लोगों से मिल करके सच में बहुत अच्छा लगा। मोतिहारी में विकास बहुत तेज़ गति से चल रही है और उम्मीद करते हैं अगली बार जब आएंगे आप लोग सबका फाइनल सिलेक्शन हो चुका होगा और मोतिहारी भी नेक्स्ट लेवल में विकास कर चुकी होगी। सौरव कुमार सिंह ने एसएससी CHSL 2025 में हासिल की 22वीं रैंक। इस शानदार उपलब्धि पर ढेरों शुभकामनाएं। टेक्स्ट बुक परिवार को आप पर गर्व है। सफरनामा।